नमस्कार किसान भाइयों। आशा है कुशल मंगल होंगे और काम में बिजी होंगे दोस्तों। आज तारीख है 24 अक्टूबर 2023 और दिन है दोस्तों मंगलवार। दोस्तों काम बहुत तेज़ी से चल ही रहा है। ज़्यादातर हमारे चैनल पर आलू किसान हैं। तो मंडियों में आज सबसे पहले क्या हो रहा है उसकी बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले आज विजयदशमी है और दशहरा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मंगलमय आए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस बुराइयों पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। अब आज जो बात करने का मेरा मकसद है, एक हमारे बहुत प्रगतिशील किसान भाई हैं जिन्होंने भट्टी खाद के बारे में कल मुझसे क्वेश्चन किया था। हालांकि मैंने बहुत सारे फर्टिलाइजर्स के रिसर्च पेपर देखे जिनमें मुझे भट्टी खाद के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जितना मेरी नॉलेज में है भट्टी खाद, उसमें जो भी केमिकल या आपकी बायोमास यानी कि जो गोबर की खाद है, जो कंपोस्ट खाद है, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। उसको पहले जो है ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी कि जो भी आपके पास केमिकल खाद पैकिंग में आती हैं, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो यूरिया हो, पोटास हो या एसएसपी हो, वो सब जो है इस तरह से एक लेमिनेशन होता है, बॉन्डेड होती हैं कि वो जो है मिट्टी में जाने के बाद जब नमी उसको मिलती है तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती है और पौधे को प्राप्त होती है। भट्टी खाद का जो स्वरूप है वो उसको जो 10 या 15 दिन का समय डिकम्पोज होने में वहाँ खेत में लगता है आपकी फसल में, और यहाँ पर उसको पहले ही उतना हम समय कुछ केमिकल्स के द्वारा ह्यूमेट डालते हैं, पोटेशियम ह्यूमेट वगैरह डालते हैं, पोटेशियम फ्लोरेट डालते हैं, उनकी कारण और नमी की में दे करके उसको और पैक करके उसको जल्दी से डिकम्पोज करते हैं। यानी कि वैसे कहना तो उनका ये होता है कि हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। दोस्तों रसायन में बॉन्ड ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, और किसी भी फर्टिलाइजर का यानी कंपोजिशन जो है, जैसे आप अगर डीएपी की बात करें तो डाई अमोनियम फास्फेट है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप के साथ 2 अमोनियम ग्रुप जुड़े होते हैं। इसका मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब ये होता है कि फास्फेट को अलग कर दें, अमोनियम को अलग कर दें। ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसको रोकने यानी कि डिकम्पोज होने से रोकने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक रिएक्शन करा करके इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। उस लेयर को आप ब्रेक कर सकते हैं, उसके बाद आप सीधा पौधे को देंगे तो रेडी टू यूज हो गया, यानी पौधा तुरंत लेगा। अब प्रश्न उठता है कि आलू की फसल में इस तरह के खादों का प्रयोग किया जा सकता है? निश्चित रूप से किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इस समय बुवाई में आलू को जर्मिनेट होने के लिए 20 दिन की करीब करीब 18 से 15 से 20 दिन लगते हैं, जब आलू ऊपर आपको दिखाई देगा। जर्मिनेट होने में तो 8 दिन बाद वो जर्मिनेशन शुरू हो जाता है उसका, लेकिन ऊपर जब आएगा तो वो 15 से 20 दिन में आपको दिखाई देगा। जड़ बनने का काम उसका 15 से 20 दिन बाद शुरू होगा, और एब्जॉर्प्शन जितने भी फर्टिलाइजर्स का करती है वो जड़ें करती हैं। आपने रेडी टू यूज यानी खाद बना करके सीधा पटेटो में दे दिया तो वो उस समय तक आलू के लिए काम ही नहीं आएगा। तो हमारे उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने की गुंजाइश नहीं है इसमें। दूसरा बात दोस्तों, जो नाइट्रोजन कंपोनेंट है, नाइट्रोजन है, वो जैसे ही ब्रेक होगी इसमें से और वो उस समय तक हवा में उड़ जाएगी, 15 दिन वो नहीं रुक सकती। जब हम साबुत इसको देते हैं आलू की फसल में, उस समय वो 15 दिन तक धीरे धीरे डिकम्पोज होती है और धीरे धीरे आलू को मिलती है, और जर्मिनेशन के बाद उसको पूरी तरह से मिलना, क्योंकि हम पानी यानी पहली सिंचाई जब करते हैं वो 21 दिन पर करते हैं, और 21 दिन पर जब ही उसका सीधे से प्रोसेस शुरू होता है सही तरीके से। तो जितना नमी उसको मिलती है उतने नमी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, आलू की फसल में हम जिंक भी देते हैं, पोटेशियम भी देते हैं, डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट भी देते हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट्स भी देते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह भी देते हैं, फॉस्फेट। तो एक केमिकल रिएक्शन में फॉस्फेट नाइट्रेट के साथ इमीडिएट रिएक्शन कर लेता है और इस तरह के प्रोडक्ट बना लेगा जो अघुलनशील होंगे दोस्तों।
अगर आपने इन सबको मिक्स करके और जैसे 3 गुना उसमें हम गोबर की खाद या मिट्टी लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं दोस्तों कि वो आपस में मिक्सिंग ना हो, रिएक्शन ना करे, इसलिए लेते हैं। तो वो प्रक्रिया तो स्लो हो जाती है निश्चित रूप से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 100% रिएक्शन नहीं करेगा, वो रिएक्शन करेगा। तो आपके खाद की बहुत ज़्यादा, जो क्योंकि आपने रख ली, उसके बाद आप खेत में डालेंगे, वहाँ पे भी उसको 15 दिन पड़े रहना है। तो वो जो प्रोसेस है आपका, वो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ खाद अघुलनशील में कन्वर्ट हो सकती है, कुछ खाद एनवायरनमेंट में जा सकती है, तो आपको पूरी खाद का इसलिए लाभ नहीं मिलेगा। इन खादों का प्रयोग आप भट्टी खाद लगा का या इस तरह के जो बना लेते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उन खादों का प्रयोग आप स्प्रे में अगर जहाँ पर भी होता है वहाँ कर सकते हैं, पानी के साथ घोल करके सिंचाई में चला सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप लोग समझदार हैं, अगर कहीं से कोई और सूचना या समाचार या कुछ और है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। एक बात तो ये थी आज। दूसरी बात, जो आप थायोमिथेक्सेम 30% FS का कुछ किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने पूछा भी है मुझे। ये एक्चुअली सिस्टमिक आपका इंसेक्टिसाइड है, और किसान भाइयों ने पूछा है कि क्या ये जो आपके मित्र कीट हैं उनको नहीं मारेगा, और क्या ये भूमि में डालने पर जो हमने मान लो जैविक पेस्टिसाइड का यूज़ किया है, या माइकोराजा या अन्य तमाम जैविक पेस्टिसाइड, जिस तरह से मैंने बताया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक में चेक कर सकते हैं, तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, साधारणतया ये एक सिस्टमिक फंगिसाइड है। इसका काम जब स्टार्ट होता है, जब जर्मिनेशन हो जाएगा और ये सिस्टम में चला जाएगा, और उस पौधे की पत्ती को, जड़ को, तने को कोई भी अगर कीट खाता है तो वो मर जाएगा। अब आपने जो फंगिसाइड या जो भी आपने कोई भी बायो प्रोडक्ट दिया है, यानी जैविक प्रोडक्ट जो खेती में दिया है, या चाहे वो फंगस हो, फंगस की फॉर्म में हो, चाहे वो इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में हो, वो बायो प्रोडक्ट इसको जाते ही नहीं खाएगा। तो जब नहीं खाएगा तो वो नहीं मरेगा। इसलिए कंपनी जो दावा कर रही है वो सही भी हो सकता है, लेकिन जब ये सिस्टम के अंदर चला जाएगा और सिस्टम के अंदर अगर कोई भी हमारा बायो पेस्टिसाइड उसके साथ इम्पैक्ट करता है या उससे सहजीवन करता है, तो उसको नुकसान पहुंचने की संभावना है। दूसरे जो मित्र कीट हैं आपके, जो एनवायरनमेंट में घूमते हैं, वो पत्ती पर बैठते हैं और वो उसका रस चूसते हैं, तो उसको भी मरने के चांस तो है दोस्तों। इसमें मैं बिल्कुल पूरी तरह से मैं ये नहीं कह सकता कि ये उनके लिए सुरक्षित है। अब कंपनी दावा कर रही है तो आप कंपनी से ही इसको पूछिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आलू के आज के भाव की। वैसे तो दशहरा है, दोपहर तक कुछ मंडियां हैं दोस्तों, बहुत कम मात्रा में आज हमें भाव प्राप्त हुए हैं। फिर भी जो बात हुई है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूं अभी जो मुझसे किसान भाइयों ने पूछी हैं। एक ये पूछा है दोस्तों, कुछ किसान भाइयों को किसी ने कहीं से उन्हें जानकारी मिली होगी कि 2 तूफान या चक्रवात आने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक ह्यूमन नाम का और एक तेज नाम का। तेज नाम का उठा है आपका जो है इससे अरब सागर से साइक्लोन जो है उसका नाम तेज है, क्योंकि वो भारत ने नाम दिया है। और एक बंगाल की खाड़ी से उठा है, उसका नाम है दोस्तों ह्यूमन, HAMMUN। तो ये जो नाम है वो फॉरेन का है। अब इनका कितना हिंदुस्तान पर इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको हल्की सी जानकारी देता हूँ, थोड़ा कम समय में ही। हिमाचल, जम्मू, लद्दाख में हल्की बूंदाबांदी होगी दोस्तों, और पूर्वोत्तर में आपका जो गंगीय पश्चिम बंगाल है, गंगा के किनारे वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आसाम, मेघालय में आज और कल भारी बारिश की संभावना है। चेतावनी भी जारी है, चमक के साथ जो है, गड़गड़ाहट के साथ ओले भी पड़ सकते हैं कहीं के स्थानों पर, और तेज हवाएं चलेंगी। और जो तेज है उसका भारत पर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जो अरब सागर से उठा है। जो दक्षिण में आज हल्की फुल्की बारिश हो रही है दोस्तों, केरला में भी बारिश है, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के पांडिचेरी में भी हल्की फुल्की बारिश है। अब इस पर आलू की फसल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पर तो साउथ में लगभग पर डे हल्की फुल्की बारिश होती रहती है दोपहर बाद, तो इस पर इससे कोई आलू पर कोई संबंध नहीं है। यहाँ पश्चिम बंगाल में जिन क्षेत्रों में आलू की बुवाई हो रही है, उन क्षेत्रों में अगर इसको ये आगे बढ़ता है, जो बंगाल की खाड़ी वाला साइक्लोन है वो अगर आगे बढ़ता है, तो उसका थोड़ा सा असर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र और मैदानी भागों में आने वाले समय में पड़ सकता है। अभी तक इसका कोई ऐसा सूचना नहीं है दोस्तों।
अब हम बात करते हैं दोस्तों एक और कि कोल्ड स्टोरेज में कितना आलू अभी बचा हुआ है, कितना निकल गया है। तो मैं आपको बता दूं, एक तो बदायूं, संभल, बरेली, मुरादाबाद ये क्षेत्र में अगर कोल्ड स्टोरेज में जाते हैं तो आलू वहाँ पर ज़्यादा नहीं है। 85% तक आलू, 75 से 85% आलू निकल गया, 10-15% बचा है और 3 से 4 हज़ार पैकेट पर डे आलू निकल रहे हैं। तो वो तो 10-15 दिन का आलू और बचा है वहाँ पर दोस्तों। अब इधर चलते हैं कन्नौज, तिरवा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद इस क्षेत्र में। यहाँ पर भी दोस्तों 80% तक, 75 से 80% आलू निकल चुका है। यहाँ पर भी 2-3 हज़ार पैकेट पर डे की निकासी हो रही है। तो ये भी 15 से 20 दिन का आलू बचा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा इस क्षेत्र की। यहाँ पर अगर आगरा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी 75% आलू निकल चुका है। अलीगढ़ क्षेत्र में भी ज़्यादातर कोल्ड से 75% आलू निकल चुका है। सादाबाद क्षेत्र से भी 75 से 80% आलू निकल चुका है। अब बात आती है राया, मुरसान, इगलास और सासनी के ज़्यादातर कोल्ड से आलू निकल चुका है दोस्तों। और राया के क्षेत्र से 60% से 65% आलू निकल चुका है। तेजी से बीज की निकासी हो रही है। इसके बाद सही आंकड़े आएंगे तो आपको, और 10 दिन के बाद हम सही 10 या 5-7 दिन, जब भी जितना समय लग रहा है उसके दिन के बाद मैं आपको तुरंत सही आंकड़े दूंगा। लेकिन अब बात करते हैं आलू के फंसने वाली बात की। जो नया आलू आएगा तिरवा क्षेत्र का जो आएगा, कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं दोस्तों। अभी तिरवा क्षेत्र में जबरदस्त बारिश हुई थी। उससे पहले बारिश का जो पहले हुआ था आलू वो खराब हो गया था। उसके बाद गर्मी पड़ी, फिर बारिश पड़ी दोस्तों। तो ज़्यादातर जो अगैती थी वो तो 40% आलू तो खराब हो गया था, जिनमें किसानों ने बुवाई दोबारा कर रहे हैं। अब जो कुछ बचा हुआ है आलू, ऐसा नहीं है कि सब खराब हो गया, बचा भी है, बचा हुआ आलू है, उसमें अभी गुल्ली साइज का हुआ है। तो क्या आप आलू नहीं करते तो गुल्ली साइज का 8 दिन में तो तैयार हो नहीं जाएगा। उसको कम से कम 20-25 दिन अभी चाहिए दोस्तों। तो वही 15 नवंबर के बाद थोड़ा सा स्टार्ट होगा उसका। इस आलू पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम जो भाव में आता है आलू, उसका अभी इतना जल्दी आलू वो नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं ऊना और होशियारपुर की दोस्तों। ऊना में जो बारिश हुई थी, बादल फटा था, उससे जो 40% आलू खराब हुआ था वो दोबारा बुवाई हुई। वो 20-25 नवंबर के बाद आएगा दोस्तों। बचा हुआ 60% आलू धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगा। कुछ किसानों ने बताया है कि वो 5 नवंबर से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान 20 नवंबर से शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो 20 नवंबर तक आप बिल्कुल सेफ हैं, जो मेरा मानना है। अब रेट क्यों नहीं बढ़ रहे इसकी बात करें तो दोस्तों यहाँ सभी डरे हुए इतनी, क्योंकि आलू एक रूमर के हिसाब से चलता है और रूमर जो उठी थी उसमें सब डरे हुए हैं, आज भी भयभीत हैं अभी। क्योंकि ज़्यादातर एक तो कोल्ड स्टोरेज वाले ही सही अपडेट नहीं देते, तो किसान भी भयभीत है, व्यापारी भी भयभीत है। और जब मंडियों में एक जो फड़ों पर जाम लगा दिया है, तमाम खराब आलू पड़ा हुआ है, क्यों नहीं उसको फेंकते? जैसा भी है वो खराब ही हो रहा है, वो बचा हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात साबित हुई है वो है हाइब्रिड आलू की दोस्तों। हाइब्रिड आलू तो चलो बिक भी जाता, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी खराब हो गई है कि वो अब बिकने में नहीं आ रहा है। और उसी जब एक आलू 2 रुपये किलो बाजार में बिके और एक आलू 10 रुपये किलो बाजार में बिके, तो किसान एक बार ग्राहक जो है 2 रुपये किलो आलू की तरफ बढ़ता जरूर है। तो वो कुछ ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं करते महंगा आलू, वो सस्ता आलू खरीद लेते हैं। तो महंगा आलू भी उतना महंगा नहीं हो पाता अच्छा आलू, इसकी वजह से आपके मार्केट में अच्छे रेट नहीं मिल पा रहे दोस्तों। हालांकि दिल्ली में अब आवक कंट्रोल है और आने जो मेरा आइडिया ये है कि अब ज़्यादा आवक नहीं बढ़ेगी, धीरे धीरे आवक कमी होती जाएगी। और जो आलू है जिस रेट में अभी बिक रहा है उस रेट में तो बिल्कुल बिकता रहेगा दोस्तों। खराब आलू की तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन अच्छा आलू आपका सम्मान से जिस रेट में बिक रहा है बिक जाएगा। कुछ न कुछ फायदा में ही बिकेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, जहां तक मेरा आइडिया। आज के अगर रेटों की बात करें दोस्तों, तो आज दिल्ली की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में गाड़ी 107 पहुंची है और 40 कल की बैलेंस थी। ग्राहकी आज ज़्यादा नहीं है क्योंकि दशहरे का त्यौहार है और बहुत ज़्यादा बिक्री आज नहीं दिखाई दी। रेटों में कोई अंतर नहीं, वही चल रहा है रेट 37-97, 450 से 550 चल रहा है। बढ़िया कोई जो है इससे थोड़ा 10-20 रुपये ऊपर बिक जाता है। चिप्सोना आगरा अलीगढ़ का 550 से 600 में हल्का और थोड़ा बढ़िया 650 से 700 तक बिक जाता है, बढ़िया क्लास का। और चंदौसी संभल का 650 से लेकर के 700 और एक्स्ट्रा सुपर 750 तक बिक जाता है। सूर्या 700 से 750 तक, आगरा अलीगढ़ का 10-20 रुपये ऊपर भी बिक सकता है दोस्तों। और जो चंदौसी संभल का 800 से 950 रुपये में बिक रहा है। LR 600 से 650 रुपये में बिक रहा है। यही रेट काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, 10-20 रुपये का ऊपर नीचे होता रहता है क्वालिटी वाइज दोस्तों। बात में ठठिया और कन्नौज की कर रहा था। ठठिया, कन्नौज, तिरवा, मैनपुरी उसकी मैंने बताई दिया है। यहाँ पर
जो नया आलू यहाँ से आता है कन्नौज और तिरवा और नानेमऊ से आता है जो है, वो अभी समय है, पूरा तरह से डेवलप नहीं हुआ है। वहाँ की फसल कई किसान लोगों ने भेजी भी है, कुछ दिखाते हैं, कुछ चैनल वाले भी दिखा रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि 15-20 दिन से पहले मार्केट में वो नहीं आएगा। अब आज की अगर बात करें इधर यहाँ के फर्रुखाबाद और इधर साइड के रेटों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 50-60 रुपये पैकेट पर, यानी 100 से लेकर के 120 रुपये पैकेट पर आलू में उठान देखा गया है अभी हाल फिलहाल के दिनों में। चिप्सोना 1400 से 1450, सुगर फ्री और 1300 से 1350 रुपये में सादा यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हॉलैंड आलू जो है 900 से लेकर के 1000 रुपये पैकेट कोल्ड से बिक रहा है, जो है इस क्षेत्र के रेट हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज मुंबई मंडी की, तो 21,000 के करीब पैकेट हैं मुंबई मंडी में आलू के। वीवीआईपी आलू 14 रुपये से लेकर के 15 रुपये किलो तक बिक रहा है, और यूपी का और हल्का 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है। यूपी का शुगर फ्री आलू 11, 12 और 13 रुपये किलो तक बिक रहा है, हल्का 7 से 10 रुपये किलो बिक रहा है। गीला आलू 11 से 12 रुपये किलो बिक रहा है, हल्का 7 से 10 ही बिक रहा है। 302 सफेद आलू 11 से 12 रुपये किलो बिक रहा है, हल्का 7 से 10 रुपये किलो बिक रहा है। एमपी का लौकर 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 18 से 19 रुपये किलो, हल्का 15 से 17 रुपये किलो। एमपी का बेफर आलू 14 से 15 रुपये किलो, हल्का 10 से 13 रुपये किलो। गुजरात का बेफर 16 से 17 रुपये किलो, हल्का 14 से 15 रुपये। गुल्ला 8 से 10 रुपये किलो। गुजरात का राशन 10 से 12 रुपये किलो और लौकर 13 से 14 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है दोस्तों। बेंगलोर मंडी में जो है यूपी की 30 गाड़ियाँ, टोटल 90 गाड़ी हैं। आगरा 37,000 रुपये आलू जो बहुत ज़बरदस्त उछाल के साथ बिक्री हो रहा है फिलहाल। यहाँ पर रेट ठीक है, 19 से 20 रुपये किलो बढ़िया वीवीआईपी आलू। हल्का आलू 13 से 14 रुपये किलो में बिक रहा है, और लोकल जो आलू है वो 23 से 24 रुपये किलो है, मंचर का यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हैदराबाद में 28 गाड़ियों की आवक है, और 302 आलू 16 से 18 रुपये किलो, हल्का 13 से 15 रुपये किलो। 3797 14 से 15 रुपये किलो, हल्का 10 से 13 रुपये किलो में बिक रहा है दोस्तों। दोपहर तक की मंडी है, ज़्यादा रेट नहीं है मेरे पास। कोची में भी रेट हैं, कोची में 24 से 25 रुपये किलो है, और हल्का 23 से 24 रुपये किलो है दोस्तों। चेन्नई में भी 19 से 20 रुपये किलो बिका है आलू, बिक रहा है, और हल्का आलू 16 से 70 रुपये किलो बिक रहा है। कोलार का आलू 21 से 20 रुपये किलो बिक रहा है, और हल्का 19 से 20 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 13 से 14 रुपये किलो बिक रहा है, और हल्का 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है। कानपुर मंडी भी थोड़े से सुधार की तरफ चल रही है, बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है दोस्तों। जयपुर में लगातार आवक बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, और बिक्री भी हो रही है। 2, 4, 5 ट्रक बैलेंस बचते हैं। आलू वही 10 से 11.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। आलू के भाव तो यही थे दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, और अपने किसान मित्रों को शेयर करिए। नए लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, और ऐसी ही ताज़ा तरीन जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार पुनः आपको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।